Yes. Anyone? Yes, ma'am. Faraday's law states that induced voltage in a circuit is proportional to the rate of change over time of the Yes, magnetic Kavira. flux through that circuit. Unmute yourself. Yes, ma'am. Any one of you don't want to share at all? Yes, Because ma'am. it's I've just a done. one-sided lecture from my side. Hmm? So according to Faraday's law, it is a combination of two laws. The amount of chemical change produced by an electric current, that is the amount of any substance deposited or dissolved, is proportional to the quantity of the electricity passed. So W is directly proportional to Q, and the different of the amount the amount of different substances deposited dissolved by the same quantity of electricity are proportional to their chemical equivalent weight. What is chemical law is two ways. First, it is directly proportional. जितनी भी आप अमाउंट उसमें से पास करेंगे उसमें जितनी उसमें अमाउंट डिपॉजिट होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और जितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. दूसरी बात हम ये कहते हैं कि 1 फैराडे इक्वल है आई इंटू टी के. आई क्या है? दैट इज करंट पास एंड टी इज द टाइम के जितना टाइम आप पास करेंगे और जितना करंट आप पास करेंगे वो आपकी मेटल ए बी सी डी जो भी हो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो डिपॉजिट होगा. अब जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आई कांट हियर यू. There is some problem I think in my setting that I can't hear you at all today. So I'm just talking to you today now, and I will check my setting again after your lecture, because I want interactive lecture, not only one side that I'm just talking, and you people are just listening. I want your response anyway. Just you can send me the messages if you want something you are not clear about it. So today, what we are talking about the laws of Faraday. There are two laws. In one first law, it is that the amount, whatever the amount is passed through the electricity amount is passed, that amount deposited is equal to that. So the quantity of electricity. This is a relation between the quantity of electricity passed and the quantity of the substance deposited. In the second law, we say that there is F is equal to I into T, and F is a Faraday's. फेरेडेज जो है ये एक अमाउंट होती है स्पेसिफिक, जिसमें आप कहते हैं कि आपने स्पेसिफिक अमाउंट करंट की पास करनी है और उसके दौरान में जितना आपने करंट पास किया है, जितने टाइम के लिए पास किया है, सबका 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का जो है वो डिपॉजिट होगा, चाहे वो एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, जो भी है मेटल, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होगा दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम नॉर्मली क्या लेते हैं? gram equivalent of any substance is the amount deposited when you pass a certain amount of electricity for certain period of time. तो आपकी जो अमाउंट है वो हम नॉर्मली कहते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपॉजिट होता है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम का केस है तो सोडियम का जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम. टोटल सोडियम जो है वो 1 मोल उसके होते हैं, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके मूव होंगे. लेकिन अगर हम पोटेशियम मैग्नीशियम के केस में चले जाएं तो मैग्नीशियम जो है दैट हैज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू आयन एंड मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड द जो भी मोलर मास होगा मैग्नीशियम का उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका हाफ ऑफ दैट जो है वो डिपॉजिट होगा. और इसी तरह से एल्यूमिनियम के केस में चले जाएंगे तो एल्यूमिनियम में आपके 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो उसमें से डिस्चार्ज होते हैं, तो वो आपका एक एल्यूमिनियम का आयन बनता है. लेकिन अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी 1/3 ऑफ दैट.
फेरेडे लॉ का पूछा है। फेरेडे लॉ की दो डेफिनेशन हैं, दो चीजें हैं इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉज है। फर्स्ट लॉ इसका है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। आपने जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास की उतना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगी, ये उसकी फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में उसके कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड by the same quantity of electricity are proportional to their chemical equivalent weight। कि आपने अगर एक दो तीन चार डिफरेंट सब्सटेंसेस दी, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये तीन डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। अगर आप एक सर्टेन टाइम के लिए एक अमाउंट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की पास करेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट ही डिपॉजिट होगी, जबकि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास कर रहे हैं। तो आपने दो चीजों के साथ रिलेट किया, आपने टाइम के साथ, अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये तीन चीजें आपस में कोरिलेट करेंगी और उसको हम कहेंगे कि दैट इज इक्वल टू, अपने 1 फेरेडे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की है, आई उसमें से करंट पास हुआ है, टी इज द टाइम है, और Z जो है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट है, वो अमाउंट उसकी डिपॉजिट हुई है। अगर आप इस किसी को बुक को खोलेंगी आपको, तो आपको ये लॉ जो है वो इस वक्त मेरे पास आपको डिस्प्ले नहीं है मेरा, मैं आपको डिस्प्ले पे ले जाऊंगी नेक्स्ट आफ्टर लेक्चर, जो इसके तरह 11 तारीख के बाद ऑन नहीं हुई हमारी यूनिवर्सिटी, मैं आपको डिस्प्ले बोर्ड के साथ उसको कनेक्ट करूंगी और देन आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। इससे ये होगा कि आपके पास जितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है, जितने अमाउंट आपने इलेक्ट्रिसिटी की पास की है, और वो इक्वल टू है करंट आपने एक जैसा पास किया है, और फिर उसमें से आपके सर्टेन अमाउंट जो है वो डिस्चार्ज हो गई है इलेक्ट्रॉन की, और एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आप लोगों ने नॉर्मेलिटी में पढ़ा हुआ होगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का जो भी उसका मोलर मास होता है उसे हम उसके चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, वट एवर देयर मास है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास जो है वो 27 है, तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे? उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। ग्राम इक्विवेलेंट हम इस तरह से भी कहते हैं कि इट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ कंपाउंड, और वी कैन से ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज। जितने भी आपका है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम वगैरह अगर लेते हैं, तो सोडियम का जो मोलर मास होगा उसे हम डिवाइड करेंगे 1 से, पोटेशियम के एल्यूमिनियम मास को हम डिवाइड करेंगे 1 से, मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम मास को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो उसका जो मोलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो सिमिलर होते हैं इन केस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, HCl। लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे या मैग्नीशियम की बात करेंगे या हम कैल्शियम की बात करेंगे, तो इसमें आपके पास ये होगा कि आपको उसको 2 से डिवाइड करेंगे। किसी के मोलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करें तो जो भी है वो उसका ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। सिंपल, किसी भी सब्सटेंस को मोलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करें तो दैट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो अमाउंट है जब हम 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सब्सटेंस में से, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होती है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होती है। चाहे कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो उसे हम ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। Now I think it should be clear what is gram equivalent. We can say Yes, the molar ma'am. mass divided by Charge. Valency. 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 Charge or valency. I think it's clear now.
Yes, ma'am. मैम और दूसरी साइड पे हम इलेक्ट्रिसिटी में लेके जाते हैं तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जितनी अमाउंट डिपॉजिट होती है किसी भी सब्सटेंस की वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब हम किसी सब्सटेंस का डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास जो कंपाउंड आता है, जो हमारा सोल्यूशन आता है, वो हम कहते हैं कि सर नॉर्मल सोल्यूशन। जैसे HCl का मोलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की या हम H3PO4 की तो उसके हम मोलर मास को 2 और 3 से रिस्पेक्टिवली डिवाइड करेंगे तो वो उसके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। अच्छा, ये तो हम लोग थे ग्राम इक्विवेलेंट पे। अब हम बात करते हैं कि आपके जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिसिस नॉर्मली जो है इलेक्ट्रोलिसिस नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उसमें से डिसॉल्व करते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और उसे वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब वो चला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके आयंस जो है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड और एनोड। अच्छा, ये एक प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है ना वो डिसॉल्व होके इलेक्ट्रोलाइज होके दैट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट्स इलेक्ट्रोड। अब सारे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइज होके कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट नहीं होते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिपॉजिटेबल नहीं होती, दे वुड लाइक टू स्टे इनसाइड द सॉल्यूशन, they don't move from the solution, they don't get deposited on the electrodes or they don't want to get discharged on the electrodes। और इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा एक चीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बड़ी आसान सी एग्जांपल है, वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड आप लोगों ने इसकी बहुत सारी आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी हुई होगी, आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी होगी जिसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट ऑफ वाटर जब हम डालते हैं तो वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। जब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का हम लेते हैं, उसे हम वाटर में डालते हैं, उसे हम डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहां पे 4 टाइप ऑफ आयंस आते हैं। 4 टाइप ऑफ आयंस में सोडियम आयंस आएंगे, हाइड्रोक्सल आयन क्लोराइड आयंस आएंगे, हाइड्रोक्सल आयंस आएंगे और हाइड्रोजन आयंस आएंगे। अब आपके पास 4 टाइप के आयंस हैं। अब जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और आप इलेक्ट्रोड्स पे देखेंगे तो इलेक्ट्रोड्स पे जो चीज डिस्चार्ज हो रही है, एक साइड पे हाइड्रोजन गैस हो रही होगी, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन गैस हो रही होगी। आपको सोडियम और क्लोराइड कहीं नहीं मिलेगा। वजह ये है कि सोडियम आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे, उनकी अमाउंट बहुत थोड़ी है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से जो हाइड्रोक्सल आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं वो दूसरी साइड से सोडियम आयन के कॉम्पिटिशन पे हाइड्रोजन आयन आयन जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म पे इलेक्ट्रोड कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। दूसरी साइड पे आपके पास हाइड्रोक्सल आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं। उसी तरह से क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और हाइड्रोक्सल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। क्लोरीन गैस डिस्चार्ज नहीं होगी, उसके बजाय ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज होगी। तो ये चीज मैटर करती है कि आपके पास अगर आपके पास 2 चीजें हैं, 2 आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, 2 नेगेटिव आयंस हैं, उनमें से कौन सा आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा और कौन सा जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास उसकी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वो बाद में डिस्चार्ज होगा। अब इसी तरह से आप सोडियम क्लोराइड का कोई थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो हमने पहले बनाया था, पहले बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन था, देन अ बिट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाते हैं एंड अगेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एंड दिस टाइम व्हाट हैपेंस, आपके एक साइड पे क्लोरीन गैस डिस्चार्ज होगी और दूसरी साइड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होगी। आयंस आपके पास वही 4 हैं, क्लोराइड आयंस हैं, हाइड्रोक्सल आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं और हाइड्रोजन आयंस हैं।
अभी भी जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इसलिए डिस्चार्ज होंगे ऑल्दो कि सोडियम का बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और बहुत सारे सोडियम आयन प्रेजेंट है, लेकिन आपकी गैस जो है तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा ना इस वक्त मैटर कर रही होती है कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स में डिस्कस करने जा रही हूँ। अब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन भी क्लोराइड की ज्यादा है और हाइड्रोजन की ज्यादा है, लेकिन इस सबके बावजूद हाइड्रोजन की कम है, सोडियम की ज्यादा है, लेकिन आपके पास एक साइड से क्लोरीन गैस रिमूव होगी, दूसरी साइड पे आपकी स्टिल हाइड्रोजन गैस। उसकी वजह ये है कि सोडियम आयन इज टू रिएक्टिव और उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन, जो वो मोस्ट रिएक्टिव है, तो वो रिमूव नहीं होगा, वो कहीं पे हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ कॉम्बिनेशन करके अंदर रहना पसंद करेगा एज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट विल नॉट बी मूव्ड आउट। आपके पास एक साइड पे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, दूसरी साइड पे जो है वो आपके पास क्लोराइड गैस जो है क्लोरीन गैस रिमूव हो रही है। और जब क्लोरीन गैस सारी रिमूव हो जाएगी और बहुत थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयंस की रह जाएगी, तो फिर ऑक्सीजन गैस रिमूव होना शुरू होगी। तो इसका मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन गैस की ज्यादा हो तो पहले क्लोराइड आयंस की ज्यादा हो तो पहले क्लोरीन गैस जो है वो आसानी से निकल जाती है। तो सो इट मींस हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड दैट विल स्टे इन sorry oxygen will more reactive and that will stay inside as compared to others thing। अच्छा, अभी तीसरी हम एग्जांपल लेते हैं जब हम प्योर लेते हैं सोडियम क्लोराइड को और उसे हम जस्ट उसकी मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, उसमें ना हमारे पास कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है। वी हैव इन ओनली टू टाइप्स ऑफ आयंस, वन इज प्रेजेंट सोडियम आयंस एंड द अदर इज अ क्लोराइड आयन। ये दो ही आयंस हमारे पास प्रेजेंट हैं। जब ये दोनों आयंस ही प्रेजेंट होंगे तो उससे क्या रिजल्ट होगा, उसमें हमारे पास स्टिल हमें अगर सोडियम को डिपॉजिट करवाना है तो हमें मरकरी अमेल्गम वाला इलेक्ट्रोड लेना है। हम लोग खाली इलेक्ट्रोड कोई भी हो उस पे सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा, हमें ऐसा इलेक्ट्रोड लेना है जो कि मरकरी का होगा और वो रनिंग फॉर्म में होगा। वो आप लोगों ने प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, और आप देखा होगा कि उसमें मरकरी अमेल्गम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है और वो इलेक्ट्रोड जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है और जितनी सोडियम की अमाउंट उस पर डिपॉजिट होती है वो रिमूव की जाती है और फिर फर्दर अमाउंट उस पर डिपॉजिट होती है एंड दैट इज रिमूव। एंड द अदर एंड पे जो है वो क्लोरीन गैस जो है वो रिमूव हो रही होती है और उसे कॉन्स्टेंटली हम एनवायरनमेंट से मूव आउट कर रहे होते हैं, इसलिए कि अगर वो थोड़ी सी अमाउंट भी उसकी प्रेजेंट रह जाए तो सोडियम जो है वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो अगर हम इन सारों का रिजल्ट देखें तो हमें ये देखना है कि अगर हमें किसी चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, द फर्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, सेकेंड इज द पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और थर्ड इलेक्ट्रोड चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड। ये तीन चीजें हैं जो कि फैक्टर्स जो है वो डिपेंडेंट है जिन पे हमें मूव करना पड़ता है और जो हमें सोचना पड़ता है कि हमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और जिस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहे हैं, उसकी हमें वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन क्या है उसके लिए, और तीसरे केस में हम देखते हैं कि चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है। ये तो एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आप बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर करते हैं तो हम सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, हम प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड करते हैं तो हम गोल्ड इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करते हैं तो हम कॉपर इलेक्ट्रोड। फैक्टर्स बच्चे रिपीट करने के लिए आपने कहा है तीन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड फैक्टर द रिएक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और देयर पोजीशन इन द केमिकल सीरीज। ये दोनों चीजें सेम है, उनकी रिएक्टिविटी या उनकी पोजीशन इन द केमिकल सीरीज।
तीसरा फैक्टर जो है चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड्स है कि आप इलेक्ट्रोड कैसे लेते हैं। अब कहीं आप खाली आयरन इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, कहीं आप कॉपर इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, कहीं आप अमेलगम के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। तो ये सारी चॉइसेस जो हैं ये आप पे डिपेंडेंट हैं कि आपने अपना कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइज करना है, उसको आपने कौन सी चीजें प्रोवाइड करनी है, कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो सकेगी या किसी की प्यूरिफिकेशन हो सकेगी। ठीक है, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे चैट में क्वेश्चन लिख के भेज दें, आई विल आंसर यू हियर, or either you can ask me in the group in your question. That's all for today what I want to discuss with you. ये मेरा आज का लेक्चर है जिसमें मैंने आपके साथ डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन की है और साथ में आपको इलेक्ट्रोलिसिस की जो बेसिक्स हैं गाइडलाइन वो दी है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है। I want to ask a question. सहरिश जवेद raised hand. सहरिश आप मुझसे ना रिटर्न में आंसर कर ले, आप लोगों का क्वेश्चन अनम्यूट नहीं हो रहा मेरे से। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मलाइका मैम को आवाज नहीं आ रही, टाइप करके सेंड करो। इतना लंबा सवाल मैं कैसे टाइप करूं, रहने दो। इतना लंबा क्यों टाइप कर? ये जो क्लोरीन का आपने क्वेश्चन किया ना, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन अगर कंपैटिबल होती है ना हाइड्रोजन के हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ एक जैसी होती है, तो क्लोरीन जो है वो लेस रिएक्टिव है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो क्लोरीन जो है वो बाहर निकल आएगी और हाइड्रोक्सिल आयंस में से ऑक्सीजन निकलनी है। तो हाइड्रोक्सिल आयंस जो है ना वो उससे जो है वो पहले मूव करते हैं। क्लोरीन आयंस जो है अगर कॉन्सेंट्रेशन उनकी हायर हो तो वो पहले निकलेंगे, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगी तो वो बाद में निकलेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसमें क्लोरीन गैस पहले रिमूव होती है। ठीक है, ये बात है। So I'm just leaving this lecture and you can send me the questions if you want and I will answer you in your group. This lecture is not in a PDF form. This is just the general terms, and I have just repeated these terms from your book. Okay, you can go through your book and you can take this lecture from there. Wherever I need to send you the lecture, I will send you those ones. These are not the lectures which are supposed to be in the PDF form. Okay.